बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यूनिट 5 है, लेक्चर नंबर भी आपके पास 5 है और हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट आपके जो पढ़ने जा रहे हैं वो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आज के चैप्टर के? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू write down the goals of measures of central tendency, explain the characteristics of central tendency, determine mean and merits and demerits of mean, define median, its merit and calculation, एक्सप्लेन मॉड, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड कैलकुलेशन। ये जो छठा और सातवां नंबर है ये ऑब्जेक्टिव में ऐड हुआ है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर 6 और 7 यूनिट को डिटेल से कवर कर चुके हैं। तो अगर इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसके लिए इससे प्रीवियस जो लेक्चर है यूनिट नंबर 4 वाला उसको सुनना पड़ेगा। तो लिहाजा आज हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के 5 पॉइंट्स को मीट करेंगे और 5 पॉइंट्स को मीट करने के लिए आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझेंगे। आप लोगों ने पढ़ा कि आपके पास एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है या स्टैटिस्टिक्स के 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होती है और दूसरी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। फिर हमने पढ़ा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की आगे 2 टाइप्स, एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की दूसरी टाइप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की आगे फिर फर्दर 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले इसकी टाइप मीन, फिर मॉड, फिर मीडियन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। ये जो 5 टाइप्स आपके पास शो हो रही हैं आपके पास, इनमें जो 3 टाइप्स हैं मीन, मॉड, मीडियन, ये मोस्ट फेमिलियर टाइप्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम इतना ज़्यादा डिस्कशन के अंदर नहीं लेकर आते जब हम स्टैटिक्स का कंसेप्ट समझ रहे होते हैं। जब इन डेप्थ हमने स्टैट को पढ़ना है तो फिर हम जो है ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन को भी स्टडी करेंगे। पर हमें ज़रूरत कितने टाइप्स की है? मीन, मॉड, मीडियन, मेजर, 3 टाइप्स की। इन्हीं बातों को लेकर हम आगे चलते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए आपके पास उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। आपके पास एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ डाटा एज अ होल। सेट ऑफ डाटा एज अ होल को एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू के जरिए जाहिर करना आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। अब क्या है, सिंस द एवरेज टेंड्स टू लाई इन द सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे आर आल्सो कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपके पास जो एवरेज जब हम मालूम करते हैं टेंड्स टू लाई इन द सेंटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग द सेंटर ऑफ एनी डाटा। ये आपके पास या आप कह सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके पास अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और साथ 2 भी आगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है। एक्चुअली ये तीनों मीन को आप एक मीन ले लेंगे ना, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, मीन, मॉड, मीडियन। तो सादा लफ्जों में मीन, मॉड, मीडियन। तो हमने इन तीनों को समझना है, मीन को समझना है, मॉड को समझना है और मीडियन को समझना है। सब आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द गोल ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, गोल क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के? टू कंडेंस डाटा इन अ सिंगल वैल्यू, कि हम डाटा जो भी हमारे पास सेट ऑफ डाटा है उसे कंडेंस करके उसकी सिंगल वैल्यू बना लेते हैं।
टू फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डाटा, बायस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए हमें सहूलत मिल जाती है कि हम डाटा के दरमियान कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर, जैसे पहले भी बताया, मीन, द मीडियन एंड मॉड। Each of these indices is used with different scale of measurement। ये जो तीनों आपने पढ़े हैं, मीन, मीडियन, मॉड, इसके लिए क्या है, डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीन को। मीन का दूसरा नाम एवरेज भी है और आपके पास हम मीन या अरिथमेटिक मीन आप इसे कह लें। मीन क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ सेट ऑफ डाटा है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज दी हुई हैं, तो उसका जब आपने मीन निकालना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, सम करना है। जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज को सम कर लेंगे और सम करने के बाद टोटल जितने भी नंबर्स हैं उन पे डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 वैल्यूज हैं, एक आपके पास 10 है, दूसरी 12 है, तीसरी 14 है, चौथी 16 है, पांचवी जो है 18 है। तो ये आपके पास कितनी वैल्यूज है, 5। तो अब आपके पास 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, ये पांचों वैल्यूज को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो आपके पास जो आपके सारी सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस पे 5 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आपके पास मीन या अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। It is defined as the sum of all the observation divided by the number of observation. It is denoted by x। तो इसका सिंबल क्या है, स्टैटिस्टिक में जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उसको किसी ना किसी सिंबल से उसे नोट करेंगे। वो आप अल्फाबेटिक ही कोई आप लेंगे तो उसके जरिए फिर जो आप एल ले, एक्स ले, टी ले, वाई ले, जी ले, जो भी ले, तो वो हम हर वैल्यू को हम कोई ना कोई आपके पास सिंबल देते हैं। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम x, कैपिटल X यूज करते हैं। When to use arithmetic mean, we use arithmetic, यानी arithmetic mean कब यूज करते हैं, we use arithmetic mean when we are required to study social, economic and commercial problem। कि सोशल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कमर्शियल प्रॉब्लम्स के लिए अबाउट जो हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे फिर हमें मीन की या अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा है प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इसके लिए जब हमें मीन कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प्स इन गेटिंग एवरेज इनकम, एवरेज प्राइस, एवरेज प्रोडक्शन। तो आपके पास साफ ज़रा कि अगर आप 5 चीजें बनाते हैं तो उसकी लागत कितनी आ रही है, 50 चीजें बनाएंगे तो उसकी लागत कितनी आएगी, 500 चीजें बनाएंगे तो उसकी लागत कितनी आएगी। तो उसका एवरेज निकाल के जितनी क्वांटिटी मार्केट में भेजनी होती है उसके हिसाब से फिर उसकी एवरेज लागत लगा के उसकी एवरेज प्राइस बना ली जाती है। मीन का फार्मूला क्या है मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं, बस देख लें। फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द मीन इज मीन स्क्वायर कैपिटल X इज इक्वल टू, ये सिग्मा पढ़ते हैं इसे, है ये लातीनी आपके पास लेटर है सिग्मा, या सम अप भी इसे पढ़ते हैं, x डिवाइडेड बाय n, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट सम ऑफ, इसे आप सम ऑफ पढ़ लें, सिग्मा पढ़ लें। मतलब क्या है कि सम ऑफ जो भी वैल्यू अंदर दी हुई है ये सम ऑफ वैल्यू है, x अकेली वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज थी उनको इकट्ठा करके कैपिटल X में लिखा गया है। रिप्रेजेंट एनी रॉ स्कोर, वैल्यू n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्कोर। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको 10, 12, 14, 16, 18 कहा, यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं 5, 10, 12, 16, 8, 42, 25, 15, 10, 7। तो आप क्या करें, इन सब वैल्यूज को ऐड कर लें, 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 42 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 7। तो जब इन सब वैल्यूज को हमने ऐड किया तो किसके इक्वल आ गया, 150 के इक्वल आ गया। और ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 10 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो 150 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड करेंगे तो मीन की वैल्यू 15, सिंगल वैल्यू आपके पास आ गई है और ये सिंगल वैल्यू। इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन,
अब इसके साथ आपके पास जैसे एक मिसाल है मीन की, तो आपके पास ये एवरेज वैल्यू है। तो आपके पास ये देखिए एक तरफ बच्चा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ उसकी मदर बैठी हुई है। तो जो आपके पास सीसा है जिसके जरिए कभी बच्चे ने ऊपर जाना है, हालांकि दोनों का वेट इक्वल नहीं है, तो इसको जब बैलेंस करता है तो फुलक्रम होता है सेंटर में, वो आपको स्प्रिंग लगे हुए हैं उसके दरमियान में, जो आप जिसके जरिए जो है ये आपके पास सीसा ऊपर नीचे जाना होता है। तो उसके जरिए जब हम मीन की वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है और बैलेंस के साथ जो है, कभी बच्चा ऊपर जाएगा तो मदर नीचे आएगी, मदर ऊपर जाएगी तो बच्चा नीचे आएगा। टू इंटरप्रेट द एज द बैलेंस पॉइंट आर द सेंटर वैल्यू, we can use the analogy of seesaw. It means lie right at the center where the fulcrum keeps the board perfectly balanced, as the mean is based on every score or value of the data set, so it is influenced by outliers and skewed distribution. ये skewed distribution को हम जैसे ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू होती है, लेकिन अगर वैल्यू लेफ्ट या राइट की तरफ बढ़ रही हो तो फिर स्क्यूड कर्व बनती है, उसे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। साफ जाए जब दोनों तरफ बैलेंस इक्वल नहीं होगा, फिर स्क्यूड कभी राइट की तरफ कभी लेफ्ट की तरफ जो है वो आपके पास लाइन इंक्रीज करेगी, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो उसकी मीन की वैल्यू निकल के उसके साथ फिर उसका बैलेंस बनेगा। मीन और एवरेज अब है को हमने पढ़ा, उसका कंसेप्ट पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा, उसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल पढ़ी, इंटरप्रिटेशन पढ़ी। अब उसकी क्वालिटीज पढ़ते हैं, गुड एवरेज की या गुड मीन की, या एडवांटेजेस कह लें या मेरिट कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। एन एवरेज that possesses all or most of the following qualities is considered good average. इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड है, इसको रिजिडली डिफाइन किया जा सकता है, गुंजाइश नहीं होती। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, सारी ऑब्जर्वेशन और डाटा के बेस पे से कैलकुलेट किया जाता है। इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती है। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए, हमने तो उसका मीन लेना है, वो भी उसके अंदर आके एडजस्ट हो जाती है। इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, तो इसके ज़रिए जो सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं उसमें स्टेबिलिटी नज़र आती है। ये तो था मेरे आपके पास है क्वालिटीज़, और क्वालिटीज़ ही में फिर हम एडवांटेजेस, साफ सर क्वालिटीज़ एडवांटेजेस ही होते हैं। बारह आपके पास स्लाइड में एडवांटेजेस ऑफ मीन की अलग लिख दी है, वही बातें जो है वो रिपीट होती हुई दिखाई देगी। ऑलमोस्ट वही बातें रिपीट हो रही हैं जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर ये अफेक्ट होती नहीं, अगर हो तो फिर बहुत ज़्यादा होती है मीन। इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड या आपके पास ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इट कैन एक्यूरेटली इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो जाती है तो तभी इसको कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली, और इसको ग्राफिकली भी शो नहीं किया जा सकता। तो ये इसके एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे। अब आ जाती है दूसरी टाइप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू, मिडल पॉइंट, सादा सादा से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है ये ना। तो मिडल वैल्यू या मिड पॉइंट जो है किसी भी सेट ऑफ डाटा का मीडियन कहलाता है। अब आपके पास जो सेट ऑफ डाटा की वैल्यूज होंगी या तो वो इवन होंगी या आपके पास ऑड होंगी। तो जब आपके पास इवन हो या ऑड हो तो उन दोनों में फिर मीन की वैल्यू को मालूम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे ऑड वैल्यूज है, 5 वैल्यूज हैं, तो 5 में आपके पास क्या है कि 1 2 3 4 5, 1 2 और 4 5। 3 को हम अगर मिड पॉइंट ले लें तो 3 के लेफ्ट साइड पे भी 2 वैल्यूज है, 3 के राइट साइड पे भी 2 वैल्यूज है, तो सीधा सा आपके पास जो तीसरी वैल्यू होगी वो मीडियन बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सेट ऑफ डाटा इवन है तो फिर आपके पास मिड पॉइंट नहीं आता। फिर अगर आप किसी भी मिड पॉइंट को लेंगे तो एक तरफ वैल्यूज बढ़ जाएंगी, एक तरफ कम हो जाएंगी।
फिर उसका तरीकाकार क्या होता है, जो सेंटर वाली दो वैल्यूज हैं उन दोनों का मीन निकाल लें, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आए उन दोनों की जगह पे वो तीसरी वैल्यू आपकी बन जाएगी। और उस तरह से उन दोनों की बजाय एक वैल्यू बन जाएगी तो उसके लेफ्ट साइड पे भी सेम नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी और राइट साइड पे भी सेम नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो है इस तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया मीडियन का। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ डाटा व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि जब आपका डाटा अरेंज होगा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में तो उसके जरिए आप क्या करते हैं, मोस्ट मिडल वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए जरूरी है, अगर आपके पास अरेंज डाटा नहीं होगा तो फिर इसके लिए जरूरी है कि आप पहले आप डाटा को अरेंज करें। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन ऑड फॉर्म then median is the mid value, and if the number of the observation is even form then the median is the average of the two middle values। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। when we apply median, median हम अप्लाई कब करते हैं, हम मीडियन को डायरेक्ट आपके पास है अप्लाई नहीं करते ना, when we apply median टू द सिचुएशन, इसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। व्हेन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल आर नॉट पॉसिबल, कि जब आपके पास डायरेक्ट किसी भी वेरिएबल की मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल ना हो रही हो। मिसाल के तौर पर पॉवर्टी है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके पास नहीं आएगी, ब्यूटी की नहीं आएगी, इंटेलिजेंस की नहीं आएगी, तो उसकी एवरेज वैल्यू आपके पास या निकालनी पड़ेगी उसके सेंटर वैल्यू करके, तो उसके लिए फिर मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मीडियन के एग्जांपल में देखो कितनी वैल्यूज हैं, 12, 15, 10, 20, 18, 25, 45, 30, 26। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस डाटा को अरेंज्ड करना है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 10, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 20, 25, 26, 30 और 45। अब आप देखें जो 20 को रेड में जैसे किया हुआ है तो उसके लेफ्ट साइड पे भी 4 वैल्यूज है, उसके राइट साइड पे भी 4 वैल्यूज है, और टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट क्या है, ऑड है। तो आराम से जो 20 आपका डिजिट जो है वो आपका मीडियन बन जाता है। लेकिन अगर यही वैल्यू इसमें एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी तो फिर मिसाल के तौर 45 के आगे 50 लगा देते हैं, तो फिर आपको 20 और 25 इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करके 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन कहलाएगी। एडवांटेजेस क्या है मीडियन के, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, आपके पास मीन की तरह ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता। It can be computed even in open and frequency distribution। open ended कह लें या कह लें frequency distribution में भी इसको कंप्यूट किया जा सकता है। It can be used for qualitative data। इसको क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज किया, जैसे पीछे मिसाल पढ़ी ना आपने, पॉवर्टी की पढ़ी, ब्यूटी की पढ़ी है, तो वो साफ ज़ाहिर है आपके पास क्वालिटी है, तो क्वालिटेटिव डाटा के तो में भी इसको यूज किया जाता है। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली शो किया जा सकता है, मीन को ग्राफिकली शो नहीं किया जा सकता। वहां पढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो आपके पास इट इज नॉट रेगुलरली डिफाइंड, इसको रेगुलरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है ये सारी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर नहीं आ रही होती वैल्यू, जैसे आपको पता है ना मीडियन जो है वो सेंट्रल पॉइंट लिया जा रहा है, सारी बाकी वैल्यूज को हम कंसिडर नहीं कर रहे होते। इट इज नॉट सूटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर इसको फर्दर आगे भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज करना हो तो ये वाला फार्मूला जो है ये मजीद सूटेबल नहीं रहता। ये इसके डिसएडवांटेजेस आ गए। तो ये दूसरी टाइप होगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी तीसरी टाइप। तीसरी टाइप है मॉड। मॉड क्या होती है कि आपके पास सेट ऑफ डाटा है। सेट ऑफ डाटा मीन आपके पास है नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 5 है, 7 है, 10 है, जितने भी वैल्यूज हैं। अब उन वैल्यूज में कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी। अगर उन वैल्यूज में कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हों तो इसका मतलब वो वाली वैल्यूज की क्वांटिटी एक से ज्यादा हो जाएगी। अब इस तरह का जो सेट ऑफ डाटा है जिसमें कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, फिर उन रिपीटेड वैल्यूज में से जिस वैल्यू की तादाद सबसे ज्यादा होगी वो उस सेट ऑफ डाटा का मॉड कहलाएगी। ठीक, मिसाल के तौर पर आपके पास जैसे एग्जांपल दी हुई है 12, 24, 15, 18, 30, 48, 20, 24। आप इसमें देखें कि कोई ऐसा डिजिट जो रिपीट हो रहा हो,
वो 24 है जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो 2 टाइम या 2 मोर देन 2 टाइम रिपीट हो रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 ऐसा डिजिट है जो ज्यादा दफा आपके पास आ रहा है। ज्यादा दफा का मतलब वो 2 टाइम आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज सिंगल टाइम आ रही हैं। तो इस तरह से इस सेट ऑफ डाटा का जो मॉड है वो 24 कहलाएगा, क्योंकि 24 नंबर जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो क्लियर हो गया मॉड भी। The most frequent value that occurs in the set of data is called mod. A set of data may have more than one mod or no mod. When it has one mod, it is called unimodal. When it has 2 or 3 mods, it is called bimodal or trimodal respectively। भी इसके फर्दर भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशन को कि इसको यूज कब करते हैं। वी अप्लाई मॉड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द प्रॉब्लम, लाइक एवरेज साइज ऑफ द शूज, एवरेज साइज ऑफ द रेडीमेड गारमेंट्स एंड एवरेज साइज ऑफ द एग्रीकल्चर होल्डिंग। आजकल आपको पता है ना, जो ब्रांडेड चीजें जितनी भी आ रही है वो सारी रेडीमेड ही आ रही हैं। अब आपका जो पाउंड है वो एग्जैक्ट कोई एक नंबर नहीं होता है। अगर आप शूज लेने जाते हैं, आपको अंदाजे से आपको पाउंड को देखकर शॉप वाले को अंदाजा हो जाता है कि आपको 6 नंबर आएगा, आपको 7 नंबर आएगा, आपको 8 नंबर आएगा, 9 आएगा, 10। 5 से शुरू होते हैं ना, अडल्ट के जो नंबर है वो 5 से शुरू होते हैं। इससे नीचे जो नंबर है वो किड्स के होते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरे डिजिट में देखें तो वो 36 से शुरू होता है, 37, 38, 39, 41, 42। तो वो इसके 34 जो है या 35 या 36 जो है वो 6 के इक्वल होता है, जैसे भी बार ये आपको पता। तो ये एवरेज साइजेस हैं, जिससे पाँव इससे मिलता जुलता किसी साइज का होगा उसमें वो फिट आ जाता है। इसी तरह जो रेडीमेड आपके गारमेंट्स हैं जितने भी हैं, मेल के फीमेल के, तो आप अप्रोक्सीमेटली अपनी बॉडी का साइज के हिसाब से देखते हैं कि वो जो गारमेंट्स का साइज है आपकी बॉडी के साइज के इक्वल आता है या नहीं आता। तो उस तरह से आप अब वो सर्वे करते हैं कि आप कंट्री किस तरह का है, लोगों की हाइट्स कितनी है, उनकी एवरेज निकालते हैं ना फिर, कि आपके पास जो है हाइट जो है नॉर्मली लोग टॉल हैं या मीडियम हैं, किस तरह की हाइट के लोग हैं, उसी के हिसाब से फिर गारमेंट्स बनाएंगे और उन्हीं नंबर्स को ज़्यादा बनाएंगे और वो लोगों को पूरे आ जाएंगे। तो ये वहाँ पे मॉड यूज होता है। इसी तरह एग्रीकल्चर होल्डिंग के लिए दिस एवरेज इज वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। तो मॉड को बायोलॉजी और मेट्रोलॉजी साफ ज़्यादा जहाँ भी एवरेज की बात की जा रही होगी वहाँ पे आपके पास मॉड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, बाकियों की तरह अफेक्ट नहीं होती इसकी वैल्यू एक्सट्रीम पे है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इट कैन बी कंप्यूटेड इवन इन ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लासेस में भी इसको कंप्यूट किया जा सकता है और ये यूजफुल है जैसे मीडियन की तरह इन क्वालिटेटिव डाटा में। डिसएडवांटेजेस क्या है, वेल क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना, एक चीज क्लियर नजर नहीं आता, एवरेज की सूरत में आपके पास आ जाता है। इट इज नॉट सूटेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। सेम मीडियन की तरह मॉड भी जो है फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। और सेम उसी मीडियन की तरह इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इट मे नॉट एग्जिस्ट इन सम केसेस, और सम केसेस में तो ये एग्जिस्ट करता है और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्दर जब हम आगे स्टडी करेंगे तो इन बातों को भी देखेंगे। तो ये तीनों हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप्स पढ़ ली, मीन, मीडियन और मॉड। तो ये आपके असेसमेंट के लिए स्लाइड है लास्ट। तो यहाँ से अब आप इसको देखें और देखने के बाद इसको हल करें कि क्या आप इसको हल कर सकते हैं। आपके पास वैल्यू दी हुई है 60, 67, 73, 63 एंड 67, 5 वैल्यूज दी हुई हैं। इन 5 एक सेट ऑफ डाटा है, इसका मीन भी निकालें, इसका मीडियन भी निकालें, इसका मॉड भी निकालें। अगर आप निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ये जो यूनिट पढ़ा है उसकी आपको समझ आ गई है। अगर आप इसको नहीं निकाल सकेंगे तो साफ ज़्यादा फिर आपको कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन ज़रूर रह गई है। तो उम्मीद है आप इसको निकाल लेंगे आराम से हैं। अब इसको फिर मैं देखूंगा, इसको निकालें और देखते हैं कि आप इसका रिजल्ट निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। उम्मीद है कि आपको इस यूनिट की समझ आ गई होगी
अगर आपने तवज्जो से सुना है तो उसका भी शुक्रिया आप लोगों का। इस तरह से ये यूनिट आप लोगों का मुकम्मल होता है।